तो आज हम जो है वो MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं। ये MCQs हमारे पास जो है वो फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 से डील करते हैं। फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 दैट इज़ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर कुछ डील करेंगे, या जो एटॉमिक मास है इसके ऊपर कुछ बातें आज हम इसके ऊपर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है, इसके कुछ MCQs यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, जहाँ तक सवाल ये होता है कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, डिफरेंट चीज़ें हमारे पास होती हैं। अगर हम यहाँ पर x एक एलिमेंट लिखते हैं x, तो उसके नीचे एक z लिखते हैं और यहाँ पर a लिखते हैं, ठीक है। तो जो z हमारे पास यहाँ पर लिखा जाता है, z क्या कहलाता है हमारे पास? दिस इज़ कौन सा नंबर है ये? एटॉमिक नंबर, बिल्कुल सही, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर किस चीज़ के नंबर को शो करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको शो करेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के किसी एटम में प्रोटॉन कितना है, या फिर ये आपको शो करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम में इलेक्ट्रॉन कितना है। और एटॉमिक नंबर याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर की यूनिट कोई नहीं होती, इट हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस क्वांटिटी है। और एटॉमिक नंबर जब भी होगा हमेशा हमारे पास किस में होगा बेटा? होल नंबर में होगा, होल नंबर में होगा। और ये भी पता है कि हर एलिमेंट का एक यूनिक एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट हैज़ आ यूनिक एटॉमिक नंबर। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमारे पास डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन का 8 है, तो यूनिक एटॉमिक नंबर होता है। और ये Z की वैल्यू हमारे पास 1 से लेकर 118 तक कुछ भी आ सकती है, 1 से 118 तक, ठीक है। ये तो Z की कहानी हो गई, एटॉमिक नंबर किससे कहते हैं। अब हो गया कैपिटल A। कैपिटल A के अलग अलग नाम दिए जाते हैं। समटाइम्स इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास, और कभी कभार इसको क्या कहा जाता है? मास नंबर। एटॉमिक मास को ही हम लोग बेटा क्या कहते हैं? एटॉमिक वेट, ठीक है। तो कैपिटल A मास नंबर है, या फिर हम कह सकते हैं कि एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास है। मास नंबर जब हम इसको कहेंगे ना बेटा, तो ये हमेशा होल नंबर में वैल्यू होगी। जब इसको मास नंबर कहेंगे तो बस ये क्या हो गया हमारे पास? मास नंबर बराबर हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में होंगे उनको प्लस कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा मास नंबर। इसलिए मास नंबर को एक और नाम कहा जाता है, इसीलिए हम फिजिक्स में इसको कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियॉन नंबर। न्यूक्लियॉन नंबर फिजिक्स में कहते हैं, केमिस्ट्री में मास नंबर कहते हैं। तो किसी भी एटम की न्यूक्लियस के अंदर जितना प्रोटॉन जितना न्यूट्रॉन है, दोनों को प्लस किया जाए तो आंसर हमारा मास नंबर है, वो ऊपर लिखा जाता है हमेशा, ठीक है। इसी तरह से एटॉमिक मास, एटम का मास, ये क्या होता है बेटा? कि जब किसी भी एटम के मास को अगर हम कंपेयर कर दें कार्बन 12 के मास से, तो फिर वो मास हमारे पास कहलाता है एटॉमिक मास, ठीक है। चूँकि एब्सोल्यूट मास निकालना एटम का बहुत मुश्किल है, तो हम एटम्स के मास को कार्बन से कंपेयर करके निकाल रहे होते हैं, तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास हमारा क्या कहा जा रहा होता है। तो उसको पूरा नाम देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। क्यों? क्योंकि दिस मास इज़ रिलेटिव टू कार्बन, कार्बन को रिलेट करके। मिसाल के तौर पर कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12 है, तो उसका मतलब इसका 6 प्रोटॉन उसके पास है। ये 6 एटॉमिक नंबर है और 12 इसका मास नंबर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद इसके पास 12 है। और अगर हम इसका n निकालना चाहें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो कैसे आ जाएगा ये? a माइनस जेड। तो a मतलब दैट इज़ 12 माइनस 6, ये हमारा 6 आ जाएगा। तो ये कोई बेसिक कॉन्सेप्ट, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे, कुछ MCQs को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है कि ये चीज़ें क्लास 9th में आप पढ़ के आते हैं। दीज आर नॉट द न्यू थिंग्स ना, बट इससे MCQs बनते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में, E-CAT, MD-CAT सब में बन रहे होते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट उसको आज पढ़ेंगे। ये बता दो उसको, पता है कि सबको ये बातें? ठीक है। तो फर्स्ट MCQs यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से है कि विच ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इज़ नॉट अ कंपाउंड। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है कंपाउंड नहीं है? यस, A, B, C, D, B। कंपाउंड किसे कहते हैं? या जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हों। एलिमेंट्स अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो तो देन इट इज़ कॉल्ड अ कंपाउंड। देखो, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं N2O में, NO में 2 एलिमेंट्स हैं, NO2 में भी 2 एलिमेंट्स हैं। लेकिन जब बात करें बी नाइट्रोजन, इन नाइट्रोजन यू कैन सी जैसा सिंगल एलिमेंट, जैसे एक ही एलिमेंट है इसके अंदर N2 के अंदर, दैट्स वाई हमारा नाइट्रोजन क्या हो गया यहाँ पर? इट इज़ नॉट अ कंपाउंड, दिस इज़ एन एलिमेंट। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर करेक्ट हम देख लेते हैं कि बी आंसर हमारे पास यहाँ करेक्ट है, दैट्स नाइट्रोजन। ओके, तो मसला बहुत बेसिक क्वेश्चंस में कराऊंगा आज, ठीक है, सबको समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड कंटेन्स, कंपाउंड की डेफिनेशन देखें इसमें से क्या हो सकती है, कंपाउंड में क्या होता है, ए बी सी डी, क्या हो सकता है, ए भी हो सकता था लेकिन सी ज़्यादा एक एक्सप्लेन डेफिनेशन है कि केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, ऐसा ही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, देख लेते हैं। जैसे आपने देखा कि दिस सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड अ कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी एनईटी के पास पेपर्स नहीं है, ये जस्ट एक बेसिक सवालात करा रहा हूँ, आपको पता है इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ये बच्चे कुछ चाहते हैं सर पास पेपर में मुश्किल है, आप आसान भी कराएं, तो ईजी करा रहा हूँ कुछ। ठीक है, देखें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। नेक्स्ट देखें, ये भी आसान है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इसमें क्या मौजूद होगा, हाँ जी, ए बी सी डी बताएं, जो बताएं। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना भाई, बी या डी, ऑलवेज कंटेन्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, बी ऑप्शन। देखो बी ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा चाहे हाइड्रोजन पे ये नहीं लग रहा, हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, लेकिन वो भी तो न्यूक्लियस है, तो बी तो है नहीं, तो क्या आंसर हो गया, डी हो गया ना। यूजुअली कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, आमतौर पर इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, आमतौर पे डी होना चाहिए ना भाई, क्यों, चूँकि हाइड्रोजन की वजह से हमें यूजुअली कहना पड़ा। आमतौर पर ऐसे दोनों होता है, लेकिन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसमें क्या एनी प्रॉब्लम, हाइड्रोजन की बात करें तो उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, तो हम यहाँ पर ऑलवेज वाला बी ऑप्शन वाला करेक्ट आंसर नहीं हो सकता था हमारा, सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आते हैं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विद अ चार्ज इज कॉल्ड व्हाट, एटम में ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज है तो क्या कहलाता है, ये दिस इज आयन, आयन कहलाता है, या आयोन उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, आई थिंक सही है, ठीक था आंसर। एटॉमिक मास यूनिट किससे कहते हैं, व्हाट इज AMU, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। ओके, आई थिंक यही है, सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। वन AMU इज इक्वल टू डैश, यस, लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है ना 1 AMU, ये हमने देखा था। तो जैसे हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU, तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन के मास को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1.661 या 1.6 एक्सपोनेंट -27 kg। तो देख सकते हैं सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। तो मसला कह रहे हैं, इफ़ यू कंसीडर दैट 1/6 इन प्लेस ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम इज टेकन टू बी रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। AMU क्या कहा जा रहा होता है, AMU 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन कार्बन एटम है, और अगर इसको 1/12 को 1/6 कर दें तो एक मोल सब्सटेंस का मास क्या हो जाएगा, मतलब आधा कम हो जाएगा ना भाई, क्योंकि 1/12 से 1/6 कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसका जो मास है, 1 मोल सब्सटेंस का मास, तो वो हाफ जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो इसको मैं दोबारा से समझा देता हूँ ये ऑप्शन क्यों आ रहा है। देखो हमारे पास 1 AMU कहा जाता है ना, 1 AMU बराबर है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। कार्बन का इतना मास, ये 1 AMU कहलाता है, 12वां हिस्सा कार्बन के मास का, ठीक है। और अगर कहा जा रहा है कि 1 AMU, अब ये 1/6 अगर हो जाए ऑफ मास ऑफ कार्बन, ठीक है, तो 1 AMU, तो 1 AMU की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कि कह रहे हैं कि इफ़ यू कंसीडर दैट 1/6 इन प्लेस ऑफ 1/12 मास ऑफ अ कार्बन एटम इज टेकन टू बी द रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो 1 मोल सब्सटेंस में तो आप 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स अगर हैं तो फिर वो 1 मोल है, ठीक है।
तो 1 मोल सब्सटेंस का मास अगर कहा जाता है कि कार्बन के लिए 12 ग्राम था, अब वो 12 ग्राम से मतलब 6 ग्राम हो गया। इसी तरह से अगर वो नाइट्रोजन के लिए 1 मोल का मास था, N के लिए 14 ग्राम, तो वो 14 ग्राम से 7 ग्राम हो गया। हर चीज़ मतलब हाफ हो गई है। अगर इसको 1/12 से 1/6 कर देंगे तो सारे मासेस डिक्रीज़ होना चाहिए, हाफ के साथ हो जाएंगे। जैसे कार्बन को अगर 12 से 6 कर दिया तो बाकी हमारा कैल्शियम 40 से 20 हो जाएगा। बाकी हर चीज़ इस तरह से हमारे पास हाफ होनी शुरू हो जाएगी। बात समझ आ रही है? इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट MCQ से डिक्रीज ट्वाइस इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा कि 2 गुना कम हो जाएगा। चाहिए अगर 1/24 अगर ये कर देते हैं, अगर इस तरह चेंज कर दें क्वेश्चन को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज 2 टाइम्स हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? अगर ये 1/3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि डिक्रीज 4 टाइम्स हो जाएगा। तो उसके लिहाज से आप इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है लाइक कि अगर एटॉमिक मास का रिलेटिव मास को 1/2f से चेंज कर ले तो बाकी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास में क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि बाकी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास हम किससे बता रहे हैं बेटा, इसी से कार्बन से बता रहे हैं। और कार्बन को अगर आप चेंज कर दें तो बाकी सबके एटॉमिक मासेस भी चेंज हो जाएंगे। सिंपल सी बात, समझ गए? तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द मास ऑफ क्लोरीन 35.5 AMU। क्लोरीन का जो मास होता है 35.5, वो कौन सा मास है इसमें से? देखो मॉलिक्यूलर वेट तो होगा नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास पूरे मॉलिक्यूलर का होता है, वो 71 हो जाएगा। मास नंबर की जब बात करें तो मास नंबर भी ये हो नहीं सकता। ठीक है, मास नंबर का मसला है कि मास नंबर हमेशा होल नंबर में होता है, ये फ्रैक्शन में आया हुआ है। तो या तो ए या तो डी। यस, ये हमारे पास इसका एवरेज एटॉमिक मास होता है। एवरेज एटॉमिक मास होता है, तो एटॉमिक मास को ही हम लोग एवरेज एटॉमिक मास कह सकते हैं। तो एटॉमिक मास हमारा जो है ना, वो आ सकता है किसमें भाई, रैशनल नंबर में, या फिर आ सकता है या डेसिमल में, पॉइंट्स में ही आ सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, फ्रैक्शन क्या ले सकते हैं, फ्रैक्शन में हो सकता है ये। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आता है क्लोरीन का 35.5, इसका एवरेज एटॉमिक मास है। ठीक है, ये ऑप्शन देखिए करेक्ट हो रहा है। देखो बी और सी तो हो नहीं सकता था, डी और कोई चीज़ होती नहीं है, आइसोटोपिक मास कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे ऐसा लेवल ऑफ MCQs ऊपर जाएगा ना। शुरू में तो बहुत आसान आ रहे थे, तभी देखें आगे बढ़ते हैं। 58.5 AMU इज डैश ऑफ रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट से मुराद दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड को हम लोग कहते हैं रॉक सॉल्ट, नमक को कहा जाता है। दिस इज NaCl। तो NaCl को जो हम लोग 58.5 निकालते हैं, 23 + 35.5, ये हमारे पास आ जाता है 58.5 AMU। तो ये हम इस क्या निकाल रहे होते हैं इन चारों में से? यस बिल्कुल, न्यूक्लियन नंबर तो हो नहीं सकता क्योंकि एटम तो है नहीं। अच्छा, आयोनिक मास कुछ भी नहीं होता केमिस्ट्री के अंदर। अब बच गया बी या सी, बी या डी। यस, की मॉलिक्यूलर मास क्यों नहीं है, फॉर्मूला मास क्यों है? बिकॉज ये क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल होंगे ना NaCl के, फॉर्मूला यूनिट्स होंगे उसको, चूँकि आयनिक कंपाउंड है। दैट्स वाई इसका जो हम 58.5 निकालेंगे हमारे इसका फॉर्मूला मास होगा, रिलेटिव फॉर्मूला मास, इसलिए फॉर्मूला मास कह सकते हैं। तो देख सकते हैं डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। समझ में आया सबको कि डी ऑप्शन क्यों है? और अक्सर बच्चे इसका मॉलिक्यूलर मास आंसर लगा लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स का होता है, आयनिक कंपाउंड्स का कभी नहीं निकलता। नेक्स्ट देखें, आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव डैश। सोच के बताएं इसमें कि सेम एलिमेंट्स के आइसोटोप के पास क्या होगा। जैसे प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, क्या होगा भाई? ए ऑप्शन, क्योंकि आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन उनका एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। सही है, तो आई थिंक ए ऑप्शन होना चाहिए। सही है, ए इज़ करेक्ट, द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्यों? चूँकि हाइड्रोजन, अगर आप हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात कर लो, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, तो होता क्या है कि तीनों में एटॉमिक नंबर तीनों का सेम होता है, तीनों में प्रोटॉन्स 1 1 1 है, लेकिन मास नंबर्स डिफरेंट है सबके, मतलब न्यूट्रॉन्स डिफरेंट। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए मुश्किल है, MCQs है। Chlorine has 2 isotopes, Cl35 and Cl37, having relative abundance 75.53 and 24.47% respectively. The average atomic mass of chlorine is। तो ऐसा तो अगर रट्टा हमें लगा भाई, जो रट्टा लगा है उसके लिहाज से तो हमारे पास क्या आना चाहिए भाई? 35.5 आना चाहिए। लेकिन असल में इसका तरीका होता है उसको निकालने का, मतलब कैसे रिलेटिव एटॉमिक मास निकलता है
ये एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं? अगर हमें 2 आइसोटोप दिए जाएँ तो एवरेज एटॉमिक मास अगर निकालना है तो कह रहे हैं कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप है दुनिया में मौजूद, एक 35 वाला होता है और एक 37 वाला होता है। एक का एटॉमिक मास 35 होता है, एक का 37। इसका एवरेज जब लेंगे तो उसका क्या तरीका होगा कि लाइक सबसे पहले हम यहाँ पर क्लोरीन लेंगे 35 वाला और उसकी परसेंटेज अबंडेंस 35.53 ऐसे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस फिर दूसरा हम लेंगे 37 वाला और उसके रिलेटिव अबंडेंस उसको मल्टीप्लाई कर दें 24.47, उसको फिर डिवाइड कर देंगे 100 से। तो अब देखो क्या आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर से करें इसको, चेक करें क्या आंसर आ रहा है ये लगभग इसके करीब करीब आ रहा होगा। तो बेटा जो क्लोरीन का 35.5 हम लोग याद करते हैं ना एटॉमिक मास, वो यहाँ से आ रहा होता है इसके रिलेटिव अबंडेंस की वजह से। वरना बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये पॉइंट में क्यों आ रहा है, बाकी सब पॉइंट में नहीं आता क्योंकि एवरेज है ये 2 आइसोटोप्स का। वरना क्लोरीन एग्जिस्ट जो करता है ना बेटा, या तो 35 की सूरत में करता है या तो 37, इनका एवरेज जब लिया जाता है तो फिर वो 35 आता है। लेकिन चूंकि अब बच्चे बोलते सर एवरेज ऐसे ले लें 35 + 37 डिवाइड बाई 2, लेकिन मसला ये है कि ये उस वक्त होता है जब दोनों 50-50% होते हैं, लेकिन यहाँ इनकी परसेंटेज भी डिफरेंट है तो हमें ये तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है। समझ गए? अगर दोनों ही 50-50 होते हैं तो डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं प्लस करके, लेकिन इसमें यहाँ ऐसा नहीं होगा। समझ गए? इस तरह से आता है। वैसे रट्टा लगा होता है 35 को, मसला नहीं है। कोई नया आया अगर तो उसको बता सकेंगे ना भाई, अगर चेंज होके आ गया, इसको तो याद था, किसी का याद नहीं है तो अब देखो यहाँ पर आ गया, इसको तो याद नहीं है। बोरोन हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप्स, दिस मतलब बोरोन 10, बोरोन 11, फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन। मतलब हमें एक्सप्रेशन बनाकर छोड़ देना। आप एक्सप्रेशन बताइए चारों में से। बी हो जाएगा 19 × 10 और 81 × 1, बिल्कुल सही। तो बस आंसर कुछ भी आ रहा है, बस एक्सप्रेशन ही आ रहा है। आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा कुछ ना कुछ आंसर, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। तो किसी भी एलिमेंट का इस तरह से एवरेज एटॉमिक मास निकाला जा सकता है, अगर ये फॉर्मूला आपको पता है किस तरह से अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है द बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज डैश। स्टैंडर्ड क्या होता है? कार्बन 12 स्टैंडर्ड हमारे पास है। जब भी हमें निकालना होता है कोई भी आइसोटोप तो बी कार्बन 12 आ गया। While finding the relative atomic mass, which of the following standard is used to compare the atomic mass of chlorine? देखिए वही सवाल दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि क्लोरीन के मास को किससे मास से कंपेयर करेंगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा, तो कार्बन 12 से ही करेंगे। तो वही सवाल दोबारा अलग अंदाज से रिपीट हो गया। Which of the pair represents isobar? देखो मैंने आपको बताया था ना डिफरेंट चीज़ें। आइसोबार किसे कहा जाता है? सेम एटॉमिक मास, बिल्कुल। बार मतलब होता है वजन, है ना। बार मतलब होता है वजन, कि मैं तुम्हारा बार नहीं उठा सकता, मतलब मैं तुम्हारा वजन नहीं उठा सकता, मुझ पर इतना बार ना डालो कि मैं उठा ना सकूं। तो बार से मुराद है वजन, वेट। तो सेम एटॉमिक मास किसका है? देखिए बताओ जरा इसमें। आर्गॉन और पोटेशियम, ये आइसोबार्स ये कहलाते हैं। देखो अलग अलग होता है ना, तो एक हमारे पास होता है आइसोबार, एक होता है आइसोटोन, एक होता है आइसोटोप, एक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एक होता है आइसोमॉर्फ, एक होता है आइसोमर। ये आइसो वाले बहुत सारे वर्ड आते हैं। एक होता है आइसोथर्म, ठीक है, आइसोथर्मल जिसको हम लोग कहते हैं। एक होता है आइसोकोर, आइसोबार तो हो गया ऊपर। मतलब आइसो का वर्ड बड़ा मशहूर है फिजिक्स केमिस्ट्री में। आइसो का मतलब होता है सेम, बस इतना याद रखना है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होगा जिसमें सेम वॉल्यूम होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, वॉल्यूम सेम रह जाए। आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा होता है? जिसमें सेम टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर रह जाए। आइसोमर किसे कहते हैं? जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट आ जाए तो वो आइसोमर है। आइसोमॉर्फ किसे कह सकते हैं? आइसोमॉर्फिज्म, सेम स्ट्रक्चर ऑफ टू
डिफरेंट कंपाउंड्स, कि अगर दो डिफरेंट कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर सेम आ जाए तो हमारा आइसोमॉर्फ है। पढ़ा था ये चैप्टर 2 में। तो ये तो हमारे पास होता है, एटम्स के लिए नहीं यूज़ करता। अभी जो आखिरी शुरू के तिजारों ने ये एटम्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर चैन में भी आइसो आ रहे हैं लेकिन ये एटम्स के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ये अलग अलग टॉपिक्स में यूज़ होता है। अब आइसोटोप का क्या मतलब होता है? सेम प्रोटॉन बट डिफरेंट न्यूट्रॉन, मतलब सेम प्रोटॉन या सेम एटॉमिक मास, ये कह सकते हैं ज़्यादा अच्छा है। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ये याद किया ना आपने। आइसोबार का क्या मतलब होता है? सेम एटॉमिक मास, अब एटॉमिक मास सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, ये हमारे पास हो गया आइसोबार। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर दो अलग अलग चीज़ों के एटॉमिक नंबर सेम आ जाएं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम आ जाए तो वो आइसो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कहते हैं ना विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर, तो पेयर बताना होता तो याद करो इंटर में, जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले को आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते थे। आइसोटोन का क्या मतलब होता है? आइसोटोन का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर किसी दो एटम्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ जाए दैट इज कॉल्ड आइसोटोन। समझ गए? तो मैंने आप बता दिया आइसोबार, आइसोटोन, आइसोटोप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोमॉर्फ, आइसोमर, आइसोथर्मल और आइसोकोरिक। यही सब आपने जिंदगी में आइसो वाले सुने होंगे वर्ड्स, ये सब मैंने एक साथ डाल दिया। ठीक है, आइसोबैरिक तो आइसोबार से निकला, सेम प्रेशर। तो आइसोबैरिक जब होता है तो वो तो यार फिर सेम प्रेशर में आता है, आइसोबैरिक होता है, वो आइसोबार नहीं होता, वहाँ मामला डिफरेंट होता है। तो आइसोबैरिक मतलब होता है सेम प्रेशर या कांस्टेंट प्रेशर, तो आइसोबैरिक। तो इसका आंसर तुम्हारा बी हो गया ना बेटा। ये तुमसे क्या बोला था? आइसोबार, आइसोबार बी हो गया, चूँकि देखें सेम नंबर ऑफ एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। बस समझ में सबको? ऐसे एक्सप्लेन करा था, आंसर तो आपने शुरू में बता दिया था कि बी होने वाला है, बट हमें एक्स्ट्रा भी चीज़ें पता होनी चाहिए ना, लिंक करते हुए इससे अलग अलग चीज़ें। कि सर वो नहीं आया तो ये नहीं बोलेंगे सर आपने प्रैक्टिस नहीं कराई थी, वो तो आई नहीं। भाई वो तो मैं कब बोला एग्जैक्ट यही आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही रिपीट होगा ना भाई, कॉन्सेप्ट बनाना मकसद होता है, बाकी सवाल जो पूछे वो। नेक्स्ट है, इफ़ एन एटम विद अ मास नंबर ऑफ 27 हैज़ 14 न्यूट्रॉन, इट इज़ एन आइसोटोप ऑफ विच एलिमेंट? कह रहे कि एटम है जिसका मास नंबर 27 है, 27 है, और उसके बाद 14 न्यूट्रॉन्स हैं। बताइए किसका आइसोटोप है, किस एलिमेंट का? कैसे बता सकते हैं इसको? जब मास नंबर 27 हम बोलते हैं भाई ये तो सर एल्यूमिनियम का होता है, 27 मास नंबर एल्यूमिनियम का होता है, तो और 14 न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो सर ये तो एल्यूमिनियम हो गया। बट इसका तरीका क्या है? हम इसका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं ना भाई। जो सिंपल ना, हमें पता है A इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आपको निकालना है तो ये हमारा बराबर होता है A माइनस जेड, और Z बराबर किसके हो जाएगा? Z इक्वल A माइनस एन। A हमारे पास यहाँ पर है 27, N यहाँ पर हमारे पास हो गया 14, तो Z कितना आया? और 13 एटॉमिक मास नंबर हमारे पास होता है कार्बन का। मतलब ऐसे भी बता सकते हैं हम कि 13 कार्बन का एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं मास नंबर देखकर, वरना आप एटॉमिक नंबर निकाल कर भी चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो एल्यूमिनियम करेक्ट हो गया। ओके, ये एक मुश्किल क्वेश्चन है। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज 10.8 mu. It has 2 isotopes of masses 10 and 11. What is the percentage of isotope with the atomic mass of 10? कि एवरेज एटॉमिक मास बोरॉन का 10.8 होता है, उसके 2 आइसोटोप हैं, एक 10 वाला और 11 वाला। तो आप बताएं 10 वाला जो उसका एलिमेंट है उसकी परसेंटेज क्या होगी? ये बता सकता है कोई? ये भाई तुक्का मार सकते हैं उसमें, ऐसे ही बता दोगे। इसमें किसी का भी परसेंटेज नहीं दिया ना, एक का भी देता, 100 से माइनस करके दूसरे का बता देते। देखो हमारा मास है क्या? एवरेज एटॉमिक मास ये हमारे पास है 10.8। ठीक है बेटा, अब देखो बोरॉन एक है 10 वाला, एक है 11 वाला। 10 वाला है भाई
मल्टीप्लाई बाय इसकी परसेंटेज कितनी हमें नहीं पता, कुछ भी है, हम इसको कह देते हैं, लेट्स सपोज के x कह देते हैं इसको, ठीक है, ख़त्म। उसके बाद प्लस, फिर दूसरा हमारे पास है 11 वाला, मल्टीप्लाई बाय इसकी परसेंटेज कितनी है ये भी हमें नहीं पता, तो लेकिन अब इसको हम ये कह सकते हैं 100 माइनस एक्स, तो जितना भी होगा उससे 100 माइनस करके आ जाएगा 100 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमने इसको कर्ली ब्रैकेट कर लिया और ओवरऑल डिवाइड उसको किससे कर दिया, 100 से कर दिया। हमारा मकसद यहाँ पर क्या है, एक्स निकालना है। तो 10.8 जब इधर 100 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा, 1080 कर लो उसको कैलकुलेट, इक्वल टू 10x प्लस उसके बाद यहाँ पर 11 को 100 से करो तो 1100 हो जाएगा, 1100 माइनस 11x, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर इसको इधर से इधर लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10x माइनस 11x इक्वल टू 1080 माइनस 1100, तो ये हो जाएगा माइनस का x इक्वल टू कितना है, इसको माइनस करो, -20, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना परसेंट आ गया हमारे पास, x 20%। समझ में आया? ये एक मुश्किल है MCQ से, NET में आज तक नहीं पूछा, लेकिन इस तरह के उल्टे पुल्टे MCQ आ जाते हैं, तो देखना चाहे तो इस तरह से, तो मतलब हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो दूसरा जो हमारे पास एलिमेंट होगा उसका जो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 10 होगा, एटॉमिक मास जिसका 10 होगा वो 20% होगा, और जिसका एटॉमिक मास 11 होगा वो 80% होगा। बात समझ में आ गई? तो वही जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था रिलेटिव एटॉमिक मास का, इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। बस यहाँ पर हमने क्या किया, जो परसेंटेज थी तो उस परसेंटेज को x की सूरत में रख दिया। सही है? पहले क्या था, इससे पहले जो सवाल हमने क्लोरीन का निकाला था तो वहाँ क्या हुआ था, यहाँ पर परसेंटेज रखी थी और एवरेज एटॉमिक मास निकाल लिया था। तो एटॉमिक मास के अंदर ही अगर हम चाहें तो देखो कैसे कैसे MCQs निकाल सकते हैं। एक ही टॉपिक के अंदर रहते हुए MCQs निकाले जा रहे हैं ना भाई, जबकि एटॉमिक मास के बारे में हमें सिर्फ डेफिनेशन ही पता होती है। तो ये चीज़ है कि आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखते हैं। अच्छा, ये भी आपको नहीं पता होगा, द सब्सटेंस फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स इज फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू द डैश, कि जब आइसोटोप्स हमारे पास जैसे मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स है उसको कन्वर्ट, एक एलिमेंट है, एक सब्सटेंस हमारे पास है, डिफरेंट आइसोटोप्स उसके अंदर मौजूद हैं एक ही एलिमेंट के, उनको सेपरेट आउट करने के लिए पता है आपको कौन सी स्टेट में चेंज करना पड़ता है उस सब्सटेंस को, वेपर स्टेट में चेंज करना होता है, वेपराइज करना होता है। जब हम वेपर स्टेट में चेंज करते हैं किसी भी एलिमेंट को तो फिर हम उसके आइसोटोप्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये तरीका है। वैसे ये हमारे सिंध बोर्ड में नहीं लिखा हुआ, एक ऐसे जर्नल MCQs हैं, क्योंकि आप जानते हैं NET वाले जर्नल MCQs भी उठा के पूछते हैं। कितने सारे कल हमने क्वेश्चंस किए जिसमें ऐसा ही था। ये क्वेश्चन देखें, with the help of spectral data given calculate the mass of neon and then select the best option। नियॉन का एटॉमिक मास निकालें, 3 आइसोटोप इसके हैं इस अबेंडेंस के साथ, तो बता सकते हैं नियॉन का कितना निकलेगा। चेक करें, 3 आइसोटोप डालें, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, कैलकुलेटर से होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता, कुछ भी कर लो तो तुक्का लगेगा, नहीं बना सकते। इसका फॉर्मूला बनाओ 3 के, प्लस प्लस करके 3 बार लगेगा। अब कोई ऑप्शन तो होगा इन चारों में से एक, A, B या C या D, वर्कआउट करना पड़ेगा पूरा। नियॉन की परसेंटेज 20 वाले के 90.92, 21 वाले के 0.26 और जो है वो ये 22 वाले का 8.82, बाकी बच्चे बी ऑप्शन मतलब। वैसे 20 ही होता है नियॉन का, हम जानते भी हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, मास नंबर 20 होता है, तो आना भी यही चाहिए 20.18। ठीक है, देखो यहाँ पर सॉल्व करके भी दिखाया मैंने, इधर पर ये देख सकते हैं आपके 20.18 आ रहे, इस तरह वैल्यू पुट कर दिया आपने, तो सर आपका 20.18 आ गया, ऐसे ही आ रहा होगा। तो ये सॉल्यूशन भी हुआ इसके अंदर MCQs का। तो मसला, तो ये 20.18 हमारा आंसर हो गया, बी ऑप्शन इसका। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट। काफ़ी MCQs हो गए इसके अंदर।